चलो नोट कर लिए ना सारा क्वेश्चन। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लोगे तू लोग ना नोट कर लेगा यूट्यूब वाला बच्चा सब कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्या। चलो ये 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। दस बना लो तो काम बन जाएगा। नहीं देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट दिया हुआ है। जैसे मान लो कि दो पॉइंट दिया है p और q, p का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया है 2 - 3 दिया है ना, q का कोऑर्डिनेट 10, y और pq डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो देखो 10 यूनिट दिया है। तो क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। कैसे लगाओगे डिस्टेंस फार्मूला बताओ, √10 - 2 का स्क्वायर अजोड़ y माइनस -3, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो देखो 10 - 2 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हट जाएगा, हटेगा ना रूट, तो रूट हटा दो तो देखो क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये देखो y + 3 का स्क्वायर और ये होगा 10 का स्क्वायर कितना 100। तो आप इसको लिख सकते हो ना y + 3 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस कितना 64, तो y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखो चूंकि कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, तो y + 3 बराबर हो जाएगा ±√36। तो y + 3 बराबर ±6। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो बताओ y बराबर क्या लिखोगे, y बराबर लिखोगे पहले y + 3 बराबर 6 लिखेंगे, इम्प्लाइज y बराबर 3 होगा एंड y + 3 बराबर -6 लिखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -9। इसलिए वैल्यू ऑफ y क्या क्या लिख सकते हो, इसलिए वैल्यू ऑफ y बराबर 3 और -9। कोई डाउट, आसान है ना। चलो नोट कर लेंगे, अब तुम लोगों को तो हम टाइम देंगे नहीं नोट करने के लिए, कोई बात नहीं, इसको वीडियो में आप लोग वॉच करोगे, ठीक है ना। अगर इसका फोटो लेना है तो ले सकते हो चलो इरेज किया जाए ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन, क्लिक करते जाओगे, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के बाद क्लिक करना, अपना शेयर कर लोगे, ठीक है ना। जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है और एकदम आएगा एग्जाम में। देखो जैसे ए और बी दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है -2, और बी का कोऑर्डिनेट देखो 2, 8 दिया है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पार्ट को लिखने के लिए हमने p और q मान लिया, तो 3 ही भाग में बटेगा ये। यहाँ p ले लो, यहाँ q ले लो और यहाँ पर क्या ले लो r। देखो 4 इक्वल पार्ट में बट गया ना ये भी। अब इस चूंकि इक्वल पार्ट है तो हम इसको कितने रेशियो में बांटेंगे 1:1:1:1। तो p का कॉन्सेप्ट क्या कर लो, ये p पॉइंट है, इसका मान लो x1 y1, q का मान लो x2 y2 और r का मान लो x3 y3, ठीक है ना। तो देखो p के लिए m का मान 1 लिखना और n का मान कितना हो जाएगा 3। q देखो मिड पॉइंट हो जाएगा ab का, तो अगर ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा 2। r के लिए अगर देखोगे तो r के लिए m देखो 3 होगा, n कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग बारी बारी से फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। इंटरनल सेक्शन फार्मूला आपको पता है कैसे निकालते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना लेते हो m प्लस n, my2 प्लस ny1 और अपॉन m प्लस n। यही वाला फार्मूला लगा के हम लोग p q r का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, px1 y1, ठीक है। तो देखो px1 y1 के लिए p के लिए बताओ m का मान कितना है 1, तो x1 y1 x2 y2, तो mx2 तो देखो 1 × 2 प्लस nx1, तो n का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू -2
बटा क्या चीज m प्लस n, तो 1 प्लस 2 होगा ना, कॉमा my2, तो m की जगह पे 1, x1 y1 x2 y2, तो y2 हो गया 8, ny1, तो n की जगह पे कितना लोगे, अच्छा यहाँ पे 2 जोड़ दिए ना, सॉरी ये तो 3 होगा ना, तो mx2 my2 प्लस ny1, तो n की जगह पे कितना लिखोगे 3, और y1 की जगह क्या लिखोगे बताओ 2 बटा m प्लस n, 1 प्लस 3। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है ना। बस अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, तो देखो क्या करेंगे 2 माइनस 6/4 कॉमा 8 प्लस 6/4 इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो बताओ, 2 में से 6 जाएगा -4/4 कॉमा 8 और 6 14/4, तो बताओ इसको काटो, तो 4 से 4 गया, 2 2 जा 2 से बन जाओ, तो ये -1 कॉमा 7/2, तो एक कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा हम लोग को बताओ, -1 कॉमा 7/2। दूसरा देखो q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, q x2 y2, तो देखो मिडिल पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट का आपको mn को नहीं कंसीडर करना है, डायरेक्ट ले सकते हो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, क्योंकि mn चूंकि बराबर है तो हम लोग mn को ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो q x2 y2 कैसे निकालोगे ये वाला कोऑर्डिनेट, तो -2 प्लस 2/2 कॉमा 2 प्लस 8/2, तो देखो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 0, 0/2 0 हो जाएगा, 8 2 10 10/2 मिलके कितना हो जाएगा 5। ऐसा समझ में। इसी तरीके से हम लोग को r का कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज x3 y3। अब देखो r के लिए m का मान देखो 3 है और n का मान कितना है 1, फिर फार्मूला लगाएंगे mx2, तो m की जगह पे 3, x2 की जगह पे 2, n की जगह पे 1, x1 की जगह पर -2 बटा m प्लस n, तो 3 प्लस 1, फिर my2, तो m की जगह पे कितना लिखेंगे 3, my2 8, ny1 2 और अपॉन हो जाएगा 3 प्लस 1। इसी को आगे लिख दो, 3 2 जा 6 -2 बाय कितना 4, और ये 8 3 जा 24 प्लस 2 बाय कितना 4 ना, तो ये देखो 6 में से 2 गया, 4/4 कितना होगा 1, 4/4 1 होगा ना, 24 और 2 26/4 बराबर 13 बाय कितना 2, तो 3 कोऑर्डिनेट निकला ना, यही हुआ ट्राई सेक्शन। समझ में आया कि बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट, तो 3 पॉइंट लिए पी क्यू आर, जो ए बी को कितने भागों में बांटा 4 भागों में, एपी पीक्यू क्यू आर और आरबी, देखो 4 पार्ट है ना 1 2 3 एंड 4। समझ में आया ना, इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एवेल्युएट करना है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और डिवाइडेड बाय देखो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आप sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान कितना लिख सकते हो 1, वैल्यू भी डाल के देखोगे तो 1 आएगा, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कितना आएगा 1, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, और बगल में लिख देना चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अगर नहीं, अगर ऐसा लिखो तो फिर पूरा कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो देखो ये 1/4 ये 3/4, तो एलसीएम 4, तो 1 प्लस 3 तो 4/4, इसका भी मान कितना आया देखो 1 आया ना, कोई दिक्कत। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 लिख सकते हो ना डायरेक्ट। अब देखो अब हम लोग के पास आसान हो गया, वर्क यहाँ पे करना cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 √3/2, तो √3/2 का अपोजिट
2/√3 इसका स्क्वायर, 10 स्क्वायर 1, 1045 1045 1 का स्क्वायर। तो ये देखो 5 इंटू 1/4 कर देना, 4 इंटू 4/3 कर देना और -1। तो ये देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। तो एलसीएम कितना ले लेंगे बताओ? 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 16 जा कितना होगा 64, 3 4 जा 4 16 जा, फिर 1 12 जा 12 1 जा, ऐसे ही करते हो ना। तो यहाँ पर देखो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बाय कितना 12, 9 में 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6/12। क्लियर है ना? तो अपना गुना भाग एक बार चेक कर लेना, देखो इसी तरीके से बनेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। बड़ा हंसी आ रहा है तो लोग हाँ चलो इरेज करें ना। आज तो लोग क्लास का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब एकदम साइलेंट मोड में है, नहीं कि चलो कम से कम पेरेंट्स नहीं सुनेंगे हल्ला गुल्ला। तो लोग पता है लास्ट वीडियो को जरूर देखना, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है? वीडियो बना रहे थे और एक छिपकली हमला किया था, ठीक? जरूर से देख लेना, ठीक है? बड़ा भयानक हमला किया था, डर गए थे। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? आप लोग ने पब्लिक कर दिया कि छिपकली से किसको इसको डर लगता है, नहीं? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर दिया है 60 डिग्री। हम लोग बोले ना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम लोग नीचे से कोई बॉडी को ऊपर देख रहे हैं, ठीक है? तो ये बेस हो गया और इसके बीच जो एंगल बना है इसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? एलिवेशन। और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे तो जब ऊपर से हम लोग चीजों को नीचे देख रहे हैं, तो अब बेस कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर, और एंगल ऐसे ऐसे और ऐसे, ये दोनों के बीच जो एंगल है इसको क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सवाल कह रहा है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जैसे मान लो ये 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है ना? इस बिल्डिंग का नाम लिख देना AB, ठीक है? तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, ठीक। अच्छा यहाँ पे अब बिल्डिंग को तब छोटा हम बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? और टावर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। क्लियर है ना? CD को क्या मान लेते हैं? टावर, और AB को क्या मान लेते हैं? बिल्डिंग। क्लियर है ना? अब बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का ऊंचाई कितना ले लो? 7 मीटर। तो फ्रॉम टॉप यहाँ पर होगा, और बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। देखो यहां से यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन यही ना बनेगा। केबल टावर का टॉप कौन है? CD का टॉप कौन है? D। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बताओ 60 डिग्री। कितना बता रहा है? 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45। और यहाँ से इसका फुट पर देखो ये एंगल कितना बना रहा है? 45। हाँ यहाँ पे आपको डायग्राम में 60 और 45 में डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा मान के चलना ये 60 है, ठीक है ना? क्लियर है ना? 60 बड़ा होता है, हमको पता है कि 45 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक दिखाना है। ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे बना देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा मान के चलना कि ये एंगल जो है थोड़ा सा इसको भी A कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को फील होगा। ये 45 है और ऊपर कितना है? 60 है। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बेस और ये बेस दोनों तो सेम होगा, ये बेस मिलेगा ना? तो ये अगर 45 होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी इधर में 45 लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा? 45। किस एंगल से ये 45 होगा बताओ? अल्टरनेट एंगल से। किस एंगल से? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन फिर से सुनो। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। और ये हो गया, मान लो CD को हमने क्या लिख दिया? केबल टावर। इसको मैंने C लिखा था ना शुरू में, इसको क्या चीज? D। कुछ भी लिखो। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से कितना बन रहा है? 60। और इसके टावर के बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है? 45। तो अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ये टावर का हाइट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो ये 7 मीटर होगा, तो ये भी कितना होगा?
7 मीटर, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा x मान लेते हैं। इस हाइट को क्या मान लेते हैं x। वी हैव टू फाइंड CD, तो पहले मान लेना लेट AB बी द लेंथ ऑफ, क्या लिखोगे, बी द हाइट लिख लेते हैं ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड CD बी द हाइट ऑफ टावर। ये सब थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट कर देना, बेटर रहेगा क्या। एंड ABCD इसको क्या मान लो E, लेट D बराबर क्या लिख दो x, इसलिए CD बराबर 7 प्लस x मीटर होगा ना। तो हमें x निकालना है, क्या निकालना है x। कैसे निकालोगे x समझो। जैसे देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC से AC निकाल लेंगे, और ये AC किसके बराबर होगा, BE के बराबर, और फिर ट्रायंगल BED से हम लोग DE निकाल लेंगे। अब DE निकल जाएगा तो CD निकालना क्या हो जाएगा, आसान होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो क्या करोगे, इन ट्रायंगल सबसे पहले लेना ABC या ACB, ACB 1045 ले लो। तो 1045 देखो AB अपॉन कितना AC, तो 1045 1, AB हो गया 7 और AC हमें फाइंड करना है, तो AC बराबर हो गया कितना 7 मीटर। अब चूंकि AC किसके बराबर है बताओ, AC BE के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ BE कितना हो जाएगा, BE भी होगा 7 मीटर, BE भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे BE हो गया 7 मीटर। अब हम लोग आते हैं नाउ इन ट्रायंगल BED, इस पे आते हैं BED में लगा दो 1060, तो 1060 हो जाएगा DE अपॉन कितना BE, तो 1060 √3 लिखना। DE कितना लिखोगे x, और BE कितना लिखना 7, तो x बराबर 7 √3 मीटर। इसलिए हाइट ऑफ टावर CD बराबर CE प्लस ED, तो CE हो गया 7 और ED हो गया x का वैल्यू कितना 7 √3, 7 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। या फिर एग्जैक्ट बोलेगा आंसर निकालने तो √3 का वैल्यू पुट कर देना। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू 1.732, या यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है ना। √3 का वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा बताओ, 7 इंटू 1.732 प्लस 1, दोनों को ऐड कर देना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन बुक में देखना इसी तरीके से बना के छोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आसान है ना। 5 देखो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन का हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ड्रॉ खुद से करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो 5 में बोल रहा है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक सर्किल 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला बनाना है और उस पे बाहर एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 60 डिग्री। कहने का मतलब ये मान लो सर्किल होगा और ये टेंजेंट्स होंगे और ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपको क्या करना है, एक सर्किल को ड्रॉ करना है। वाह बड़ा गोल बना दिए ना समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अब इतना तो बुर्बक तुम लोग नहीं है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना। कंपास समझते हो ना, कंपास, हाँ बिल्कुल। तो कंपास का नोक को यहाँ रखना और 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेना, एक आर्क ड्रॉ कर देना, बन गया सर्किल। अब देखो बाहर में 60 डिग्री का एंगल है और हमें पता है ना टेंजेंट कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90, यहाँ पे भी कितना बनाएगा 90। अब ये 90 बनाएगा तो यहाँ पे सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा बताओ, 9 9 18 180 और 60 मिलके 240। तो 240 360 में 240 घटाओगे तो कितना आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा 120। बात समझ रहे हो कि नहीं, कोई डाउट। अब क्या करोगे, अब देखो अब तुमको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा 120 डिग्री का, तो 120 का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्क ले लेंगे, यहाँ से एक बनाए तो ये देखो 60 डिग्री बना। दूसरा आर्क फिर से यहाँ पर एक ले लेना, यहाँ से एक बनाना, फिर ये बन गया कितना
60। इस तरह से 60 60 बन जाएगा ना, 2 ठो। क्लियर है ना? ऐसे दोनों तरफ आर्क लेके बना देना 60 60। तो यहाँ पे देखो सेंटर पे हमने कितना बना दिया, 120 बन गया ना। अब चूंकि टेंजेंट और ये रेडियस के बीच एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का, तो आप यहाँ पे क्या करना, इसको सेंटर मान के यहाँ पे आर्क लेना। पहला एंगल 60, अगला 120, या ये दोनों का क्या खींच देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सॉरी, परपेंडिकुलर क्या खींच देना, परपेंडिकुलर। आता है ना परपेंडिकुलर खींचने, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना देना। सेम काम यहाँ पे करना, इसको सेंटर मानना, यहाँ से एक आर्क लेना, एक 60 60 और ये दोनों को कैंसिल करना, यहाँ से एक बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये 90 बना देना। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखोगे तो 60। तो इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना? तो चलो हम तरीका आपको बताए हैं, ठीक है ना, खुद से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर है? चलो इरेज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 कैसे बनाओगे। इस तरह का 5 सेट बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। एक सेट पहले चैनल पे आपको मिल जाएगा, ये सेकेंड सेट है। इसके अलावा 3 सेट और 50 क्वेश्चन को अच्छे से एकदम प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आने वाला, बस यहाँ तक देख जाओ, सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो छठा नंबर, देखो 6 नंबर बोल रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान देना। सॉलिड सिलेंडर समझ रहे हो ना, जिसमें मटेरियल्स होंगे, पूरा भरे हुए होंगे अंदर में, ये सॉलिड सिलेंडर। समझो क्वेश्चन, समझो, ध्यान मत भटकाओ। देखो फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। देखो इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 2.4 सेंटीमीटर। खुशी, बहुत हंसी आ रहा है, हाँ लिख रहे हैं। चलो देखो बाबू, ये है 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस। अब देखो कोनिकल कैविटी है सेम हाइट का, ध्यान देंगे। एक कोनिकल कैविटी है सेम हाइट का एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। देखो इसमें क्या किया गया है, कोनिकल कैविटी इसमें होलोड किया गया, कहने का मतलब इसमें से निकाला गया। जब निकाला जाएगा तो इसको अगर निकाल दोगे तो कैसा शेप आएगा, समझ रहे होंगे, कैसा आएगा, कुछ इस तरह का शेप आएगा। देखो कुछ ऐसा आ जाएगा ना, कुछ ऐसा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द टीएसए। लिसन, फाइंड द टीएसए। टीएसए बोले तो टोटल सर्विस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो चूंकि ये सॉलिड है तो इसके टोटल सर्विस एरिया क्या होगा, ध्यान दो। ये वाला पार्ट क्या है, सिलिंड्रिकल, नीचे वाला पार्ट क्या है, सर्किल, सर्किल शेप में है, और ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा, चूंकि ये बॉडी 3D है तो बिल्कुल कोन के जैसा, ऊपर से देखोगे तो टॉप सरफेस कोन के जैसा दिखेगा। तो रिक्वायर्ड टोटल सर्विस एरिया बताओ क्या क्या होगा, रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया बताओ। हम लोग ले लेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलिंड्रिकल पार्ट, प्लस ले लो लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ कोनिकल पार्ट, प्लस क्या ले लेंगे, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। समझ रहे हो ना। तो क्या करोगे, देखो दोनों सबका तो रेडियस सेम है, टेंशन नहीं है। तो LSA होता है 2πRH, हाइट भी सेम है, हाइट भी सिलेंडर का और कोन का सेम है। LSA का होगा πRL, क्या हो जाएगा, πRL, और इसका क्या हो जाएगा, πR²। तो देखो L हमारे पास नहीं है, सैलेंट हाइट नहीं है, तो सैलेंट हाइट आपको निकालना पड़ेगा। तो सैलेंट हाइट बराबर √h² प्लस कितना, R²। तो h बताओ कितना हो जाएगा, 2.4। तो 2.4 का क्या करना, स्क्वायर, रेडियस 0.7 होगा। देखो तो 1.4 डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 0.7, इसका स्क्वायर कर देना।
तो 2.4 24 का स्क्वायर करोगे ना तो 576 आएगा। तो 2.4 का 5.76 और 0.7 का 0.49 होगा ना। क्लियर है? दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा 6.25। देखो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, तो ये हो गया 2 पॉइंट कितना 5, 6.25 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2.5। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं। पाई आर सभी में कॉमन ले लो, तो 2h प्लस आर एल प्लस आर, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 0.7, 2h हाइट कितना दिया हुआ है 2.4, ठीक है ना। फिर सेलेंट हाइट कितना निकला है और रेडियस कितना है 0.7 ना। इधर समलो उड़ा दो, देखो 7 से 7 गया, 11 जा 5 जा, तो ये देखो 11/5 इंटू देखो 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4.8, 2.5 0.7, तो 11/5 इंटू सबको जोड़ो, कितना आएगा 4.8, 2.5, 0.7, 7 5 12, 12 और 8 कितना 20, 4 2 6 2 8, 8 हो गया, कितना हो गया 8। तो ये देखो 88 बाय कितना 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कर सकते हो। 5 1 जा 5, 3, 5 7 35, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, 5 36, 17 दशमलव कितना। अब हम लोग को बोला है, देखो यहाँ पे आंसर में बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट करोगे तो राउंड फिगर में कर देना, तो राउंड फिगर में आंसर कितना दे देना 18 सेंटीमीटर। 17.6 कितना के बराबर है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है ना। चलो जल्दी से नोट करो, नोट करो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया से एकदम देख के जाओगे, ठीक है ना। देखो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडल वैल्यू। देखो मॉडल वैल्यू पूछ रहा है, लाइफ टाइम इन आवर्स, क्या चीज है लाइफ टाइम, वही लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होगा ना। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे नहीं, और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग इसका टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। मॉडल वैल्यू में हमें सिर्फ यही क्लास और फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है ना, यहाँ पे सीएफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो लाइफ टाइम दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से कितना 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120। फ्रीक्वेंसी देखो 10, 35, 52। एक बुर्बक हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ तो हिंदी और इसको मिला दो इंग्लिश। ये एक पोर्टमेंटी वर्ड होता है जिसमें HI ले लेते हैं और GLISH ले लेते हैं, बन क्या जाता है HIN भी ले लेते हैं ना, HIN GLISH। चलो एक्स्ट्रा वर्ड सीखे, चलो एक्स्ट्रा फी लगेगा सबका, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वर्ड में एक्स्ट्रा फी लगता है। क्लियर है। चलो फ्रीक्वेंसी हो गया, लाइफ टाइम हो गया। तो देखो हम लोग को मॉडल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस क्या लेते हैं F1 F0 बटा 2F माइनस इंटू H। चलो एक वो फॉर्मूला तुम लोग को याद है, चल 5 नंबर मिल जाएगा। चलो देखो F प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 H। अब ये होता क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में लिसन, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है ना, उसको F1 बोलेंगे, इसके ऊपर वाला को और उससे नीचे वाला को, और ये वाला क्या कहलाएगा L, क्या कहलाएगा L। बस मॉडल वैल्यू निकाल दो। L हो गया 60 और F1 कितना हो गया 61, ये 52 बटा 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H,
बता एच कितने हैं? एच हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 60 प्लस 61 में से 52 घटाओ, कितना घटेगा? 11 में 2 गया 9 ना, 9 ही होगा ना। तो 9 इंटू 20, ये हो गया 2 1 2 2 6 12, 8 2 10, 5 3 8 है 1 9। ये 60 प्लस x 9 2 18, 180 होता है ना, बिल्कुल। 122 में 90 घटा दो, 2 में 0 गया और 12 में 9 गया 32, ठीक है। काटो, 90 जा 16 जा 45 जा 8 जा, तो 60 प्लस 8 से डिवाइड कर देना 45 में, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 से 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छक 48, 8 दूना 16, 8 पंचे, तो 5 पॉइंट कितना जोड़ दो 625, तो 65.625 यही आंसर होगा। क्लियर है ना? चलो नोट कर लेंगे, ये नोट दे गया? अच्छा दे गया, ठीक है। इरेज किया जाए ना? बस 10 क्वेश्चन है बउआ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब आसान सवाल है। आने वाले 5 मिनट के अंदर सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है ना? टाइम पता नहीं। देखो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेयर सफार डेस्क ऑफ 52 कार्ड। ध्यान देंगे, ये पत्ता खेलना तो अच्छा नहीं जानते हो, मत जानना, ठीक है ना? बहुत पिटाएगा मम्मी पर, इतना खींच खींच के देगा ना बउआ। पत्ता बोल दिया तो तासुबा बोलना जरूरी है? हाँ, पूरा एकदम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है बउआ। कार्ड तो देखो, एक पैक में ना 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेयर सफर्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड विल बी एन एस। इक्का समझते हो ना? इक्का जैसे ताश। अच्छा नहीं समझते तो जान लो, हम भी नहीं जानते खेलना। 52 कार्ड्स में ना 4 एस होते हैं, 4 इक्का होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो, ध्यान दोगे, प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो इसकी कहानी होती है एन ऑफ ई, जो घटना घटा है और बटा टोटल में। तो टोटल 52 कार्ड्स है, 52 में 4 बार आप क्या निकाल सकते हो? एस निकाल सकते हो, कि 4 प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 4 बाय कितना कर दोगे? 52। तो इसको इससे काटोगे तो 1 बाय कितना आ जाएगा आंसर? एस आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 13। और बोल रहा है इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि नॉट टू बी एन एस, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या? ई नॉट पूछ रहा है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट्स की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है? 1। तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या करो? माइनस कर दो। तो 1 में से 1 बाय 13 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 12 बाय 13। या दूसरा तरीका ऐसा भी समझ लो, टोटल 52 कार्ड्स है और 4 कार्ड माइनस कर दो, जिसमें चूंकि 4 एस है, 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? अब 48 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 48 बाय कितना? 52। यही ना 48 इवेंट्स आएगा, नहीं एस होने की प्रोबेबिलिटी। इसको भी काटोगे तो देखो इतना ही आएगा, ठीक है ना? इसको भी काटोगे तो बिल्कुल आएगा कि नहीं? देख लो, 4 से काटो, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 किया 12, इतना ही आया, 12 बाय 13। चलो यही आंसर होगा दोनों का। 9 में देखो, राइट ए सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग ए 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। देखो, 2 कॉइन को अगर टॉस करोगे ना तो सैंपल स्पेस देखो क्या क्या आएगा। या तो दोनों में क्या आएगा? हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। यही आंसर हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन रहता ना 4 बस हो गया, बस सैंपल स्पेस लिखना था। 4 2 कॉइन्स, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना? अगर 3 कॉइन्स के लिए पूछेगा, ध्यान दो, अगर 3 कॉइन्स के लिए अगर पूछेगा कि टॉस कर रहे हैं एक साथ, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? मान लो यहाँ पर अगर 3 कॉइन्स के लिए देगा तो क्या क्या लिखोगे? तीनों कॉइन्स पे क्या हो सकता है? हेड 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 हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, इसके बाद हेड हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है? टेल टेल हेड, फिर देखो टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल,
और टेल टेल टेल। क्लियर है ना? ये 8 हो जाएंगे। टोटल एन ऑफ एस कितना होगा 8। यहाँ पे एन ऑफ एस कितना था 4। क्लियर है ना? देखो 8 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 3 8। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इरेज करें ना? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इफ 10a प्लस बी, ध्यान देंगे a प्लस बी बराबर दिया है √3। ठीक है, तो देखो a प्लस बी है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 10 में, बताओ तो 60। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लेना। और 10a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 1/√3। कितना दिया है 1/√3। तो बताओ 1/√3 किस में होता है 10 का वैल्यू 10 30 डिग्री। कितना होता है, इसलिए दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो a माइनस बी कितना निकलेगा 30। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो a प्लस बी हो गया 1 कितना 60 और a माइनस बी कितना हो गया 30। ये काट दो तो 2a बराबर इंप्लाइज a बराबर कितना 45। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो b, तो b हो जाएगा 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 80। अब देखो यहाँ पे कंडीशन भी दिया है कि a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब देखो ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है ना दोनों वैल्यू, तो a का मान कितना निकला, a का मान 45 निकला और b का मान 50। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलो आज रहने देते हैं, 2 मिनट बाकी है। चलो आज का क्लास